तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ताजे हिंदे रात ये सजा सुनाई जाती है। शादी का झांसा देकर 5 साल से कर रहा था दुष्कर्म। रेप वर्ड अपने आप में एक टैबू है, इसके अंदर सजा जो है वो 10 साल की है। और आपने बोला अडल्ट हैं तो कोई क्राइम ही नहीं है। बेलेबल और नॉन बेलेबल के अंदर दिया गया है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। ट्रैवल कर रहे हो, जो रास्ते में आते जाते लड़कियों को छेड़ रहा है। लेकिन पॉलिटिशियन जो बयान बड़े बड़े देते हैं, मेरा ये कहना है कि क्या आप कानूनों में ऐसा बदलाव होना चाहिए कि ये जो बयान दे रहे हैं इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, वरना इस कानून के तहत आपको सजा हो। कैसा चल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी रेट पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में कानूनों को लेकर बहुत चर्चा होती है। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने कई कानूनों में बदलाव भी किया, लेकिन कई कानून ऐसे हैं जो बड़े पेचीदे हैं। कई कानून ऐसे हैं जो कि आम जनता को पता नहीं होता है और इसकी वजह से उनकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में तमाम कानूनों को, तमाम धाराओं को समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि आपको हर एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि उनका नाम है योगेश अग्रवाल और वो पेशे से लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर योगेश जी आपका। सबसे पहले तो शुरुआत करता हूं सनी देओल के उस डायलॉग से, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इससे निजात देश को कब मिल पाएगा? तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो वैसे सन्नी देओल जी ने जो भी बोला बड़ा ही जबरदस्त डायलॉग है। और निजात मिलने की उम्मीद अभी तो नहीं लग रही है इसके अंदर। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर बात पे चर्चा करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। हमारे देश में आज से करीब 6 साल पहले एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर निकल के आया कि एक लाखों केस हमारे देश के अंदर पेंडिंग है और मोदी सरकार ने इस पे काम करने की कोशिश भी करी, जहाँ पर ये बोला गया है कि इवनिंग कोर्ट लगाई जाएंगी और ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डबल तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो लाखों केस पेंडिंग है। आज भी मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो हम ये बोलते हैं कि जज तारीख दे रहा है। देखिए, ये बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक कोर्ट के अंदर एक दिन में लगभग 100 केस होते हैं और एक जज जो सिटिंग देता है वो लगभग 6 घंटे की उसकी इफेक्टिव सिटिंग होती है। अगर आप 100 केसेस को 6 से डिवाइड करोगे तो एक केस को 2 से 3 मिनट मिलते हैं उनके पास। तो तारीख तो मिलेगी, लेकिन अब वो करेंगे क्या? जो इफेक्टिव जिनके ऊपर ऑर्डर करना है उन केसेस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। लेकिन ये इतने केसेस आ किस तरीके के रहे हैं जो इतने केसेस एक एक दिन में आ जा रहे हैं? देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, अब सिविल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस भी बढ़ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो अगर देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो केसेस तो बढ़ेंगे। केसेस को आप नहीं रोक पाएंगे। अब करना क्या है, उन केसेस को जल्दी डिसाइड करना है। अब जल्दी डिसाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आज की डेट में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करते हैं और उसको एक जो एरिया दिया गया है वहाँ लाखों लोग रह रहे हैं, अगर लाखों लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है, वो एक मजिस्ट्रेट डिसाइड कर रहा है, अगर उसी डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए 10 मजिस्ट्रेट होंगे, 10 कोर्ट होंगी, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, जैसे सरकार ने 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए, बीएनएस की धाराएं जुड़ गई। इसको विस्तार से समझाएगा, ये क्या है? बिल्कुल, क्या क्या बदलाव आया इसके बाद? देखिए, 3 नए कानून नहीं आए हैं, कानून को चेंज करके नया नाम दे दिया गया है। ठीक है, पहले जो 3 कानून थे वो थे इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड पे मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडियन पिनल कोड क्या है हिंदी में बात करते हैं तो आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, ताजे हिंदे रात ये सजा सुनाई जाती है। तो वो ताजे हिंदे रात जो है वही इंडियन पिनल कोड था जो अंग्रेजों के टाइम से चलता हुआ आ रहा था। तो अब आईपीसी को नाम चेंज करके उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। बीएनएस और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले चल रहा था उसको चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं चेंज क्या हुआ है। चेंजेस आए हैं, कुछ पनिशमेंट को लेकर के चेंजेस आए हैं, नए तरीके की पनिशमेंट इसके अंदर डाल दी गई हैं। कुछ प्रोसीजर के अंदर हल्का फुल्का चेंजेस करा गया है ताकि
जो आपने बोला पहला ही क्वेश्चन था कि तारीख पे तारीख, इन तारीखों को कम करा जा सके। कुछ केसेस को लेकर के बिल्कुल उनको फास्ट प्रोसेस पे डालने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, पावर दे दी गई है कि उसको और फास्ट करा जा सके इन्वेस्टिगेशन को। ऐसा ना हो कि आज कोई क्राइम करता है और उसको सजा होने तक वो बुढ़ा हो जाता है या वो मर जाता है और उसके अगेंस्ट कुछ होता ही नहीं है, जो चल रहा है अभी भी। बिल्कुल। इसी चेंज में एक जब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जब मैं पढ़ भी रहा था, जैसे खबरें आती हैं शादी का झांसा देकर 5 साल से कर रहा था दुष्कर्म, ठीक है, तो उसमें क्या बदलाव आया इसकी वजह से? बहुत बढ़िया। देखिए, पहले जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था, इसको मैं इंसिडेंट ही बोलूँगा, क्राइम को डेफिनेशन दे दी गई है। ये साजिश बोला गया है कि शादी को लेकर शादी का झांसा देकर रेप किया। हाँ, रेप किया। देखिए, एक अडल्ट्स, एक लड़का और लड़की इकट्ठे रहते हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, और वहाँ पर एक FIR दर्ज होती है। ये बोला जाता है कि भाई लड़की ये बोलती है भाई मेरे साथ इन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाए और ये बोल करके कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो पुराने कानून में यहाँ पर जो FIR होती थी वो सेक्शन 376 में होती थी, जिसको रेप बोला गया था। तो मेरे से पूछते हैं अब नए कानून में क्या चेंज करा है? कानून में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उस सेक्शन 69 को दे दिया गया है इसके अंदर। वहाँ पर रेप वर्ड हटा दिया गया है बस। अब आप कहेंगे कि रेप वर्ड हटाने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सज़ा भी कम करी है? क्या कुछ चेंज हुआ है? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सज़ा बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा? इसके अंदर सज़ा जो है वो 10 साल की है। पहले कितनी थी? पहले 7 ईयर्स की थी। तो अब आप बोलोगे क्या ये मतलब रेप वर्ड अपने आप में एक टैबू है। एक पर्सन के अगेंस्ट जब रेप का केस चलता है, सामाजिक बहिष्कार है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो नए कानून के अंदर वो रेप वर्ड हटा दिया गया है। यहाँ पर इसको डिसीटफुल मीन्स से मैरिज करने को बोला गया है कि कोई अगर डिसीटफुल मीन्स से आपको गलत बोल करके, आपको गलत प्रॉमिस करके आपसे आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। अब वहाँ जरूरी नहीं है वो सेक्शन 69 खाली डिसीटफुल मीन खाली मैरिज को लेकर के है। वहाँ पर ऐसा भी डाला गया कोई बॉस है, उसके पास कोई एम्प्लॉय काम करती है, वो अगर कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन बनाता है वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होता है। तो सेक्शन 69 की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और इट्स गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि जब किसी पर्सन के अगेंस्ट इस तरह का टैबू लगा दिया जाता है रेप का, तो उसको सजा खाली जेल में नहीं होती, वो बाहर आने के बाद समाज में अपने आसपास के लोगों में वो चलती रहती है। अभी आपने जिक्र किया कि 2 एडल्ट लोग अगर साथ रह रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर एक सवाल, हल्का फुल्का भी सवाल है। आजकल भाई एडल्ट लोग अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। अगर 18+ लेकिन कभी कभार होता है कि रेड पड़ गई, कभी कभार होता है कि 18+ रूम में हैं, पकड़े गए, तब फिर उनके साथ मतलब उनका बचाव का तरीका क्या है? देखो, बचाव का तरीका, क्योंकि अगर आपने बोला अडल्ट्स हैं तो कोई क्राइम ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये कोई क्राइम ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर कोई पर्सन ये सोचता है 1-2 अडल्ट्स अपनी मर्जी से कहीं रह रहे हैं, किसी होटल के रूम में है, और अगर वहाँ पर आकर के उसको कोई पुलिस परेशान कर रही है, तो आपका पूरा राइट है उस पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट दीजिए। कोई क्राइम नहीं है ये। अब होता क्या है, जनरली क्या होता है, पुलिस वाले आएंगे वहाँ पर, वो आपसे आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास आईडी प्रूफ है, अब दीजिए कि भाई ये मेरा आईडी प्रूफ है और हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं, तो कोई क्राइम नहीं है। अब वो करेंगे क्या, वो आपसे बोलेंगे अच्छा ठीक है, अपने माँ बाप से बात कराओ, नंबर दो। तो जरूरी यहाँ आकर के जो कपल्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वो अपने माँ बाप की इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ उनके नहीं होती है। तो वहाँ पर उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो जी हम नहीं देते माँ बाप का नंबर, आपकी जो कार्यवाही बनती है करो, क्योंकि ये कोई क्राइम ही नहीं है। वो आपको थ्रेट कर रहे हैं पुलिस वाले, वो आपको डरा करके क्या करेंगे, या तो डरा करके वहाँ से आपसे पैसे वसूल लेंगे, या आपसे आपके खिलाफ कुछ ऐसी कार्यवाही बांध देंगे जिसके जो आप बन जाए वहाँ से। यस, कुछ बन जाए। और अगर आप अपने माँ बाप का नंबर दे दोगे, वो उनको बुलाएंगे, उनको हरास करेंगे, आपको हरास करेंगे, थाने में बिठा के रखेंगे। होना कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं है। 18+ हैं, मन से हैं दोनों लोग, तो कोई क्राइम नहीं है। हाँ, अगर पुलिस वाले आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन। किसी भी सरकारी ऑफिसर को अगर वो आकर के आपकी पहचान मांग रहे हैं, वो आपकी पहचान ले सकते हैं।
आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, भाई मैं फला जगह पे रहता हूँ, मेरा ये आईडी प्रूफ है और हम दोनों अडल्ट हैं, कोई क्राइम नहीं है। वहां मिसलीड नहीं करना, पहचान देनी। बिल्कुल, और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है आप माँ बाप को नहीं बुलाना चाहते तो मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ, आपका कोई फ्रेंड है उसको इन्फॉर्म करो, बुलाओ और बोलो भाई थाने आ जा। और अगर पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये कोई ऑफेंस नहीं है, अगर वो किसी ऑफेंस में आपको डाल भी रहे हैं, कोई बेलेबल ऑफेंस में भी डाल रहे हैं, तो निकाल लीजिए, बाद में कोर्ट है, कोर्ट के अंदर बता देंगे फिर इनको। ऐसे ही एक और तमाम सवाल अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा लागू भी कर दिया गया था, कहा जा रहा था कि जल्दी लागू किया जाएगा, कि अगर बच्चे गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी उससे क्राइम हो जाता है तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा माँ बाप को या जो ऑनर होगा गाड़ी का। ये देखो, अब यहाँ पर दो हमारे लीगल प्रोविज़न आ जाते हैं। एक माइनर है, और माइनर कोई भी व्हीकल लेता है, लेट्स से 4 व्हीलर लेता है और वो सड़क पे निकल जाता है, और लेट्स एज्यूम इट कि वो एक्सीडेंट कर देता है रास्ते में जा करके। अब अगर वो एक्सीडेंट करेगा तो वहाँ पर जो कानून जो बोलता है वो उस व्हीकल के ओनर को भी पार्टी बनाया जाएगा। वहाँ पर 2 कानून इंप्लीमेंट होंगे। एक मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा उसके अंदर, जहाँ पर जिस पर्सन को जो चोट लगी है जो उसका हर्जाना देना होगा। अब अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका हर्जाना देगी, लेकिन क्योंकि वो व्हीकल चला माइनर रहा था तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्हीकल के ओनर की आ जाती है। तो जो भी उसको चोट लगी है, जो भी उसका हर्जाना है, वो व्हीकल के ओनर को देना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका एक सिविल राइट जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर है। दूसरा आता है क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि एक माइनर व्हीकल चला रहा है और वो उसकी गलती के कारण एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर उस व्हीकल के ओनर को और उस माइनर को पार्टी बनाया जाएगा। माइनर के अगेंस्ट तो कोई ऑफेंस है नहीं, वो तो जेजे बोर्ड में जाएगा, लेकिन उस मालिक को, उस व्हीकल के मालिक को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसके अगेंस्ट केस चलेगा, नेग्लिजेंस का केस चलेगा, और ये डिसाइड होगा उसको कितनी चोट लगी है, उसके हिसाब से सज़ा डिसाइड होगी। इस केस में अगर वो जो इसको चोट लगी है वो मर जाता है तो वहाँ पर सेक्शन 106 एक्ट होता है, और 106 के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से 5 साल की सजा है, जो पहले 2 साल की होती थी सेक्शन 304A के अंदर। ऐसे ही तमाम धाराओं की बात हो रही है जो कि अब लगातार लोग जानना भी चाहते हैं कि अगर इसमें मैंने ये खेल कर दिया या हमने लड़ाई कर ली सड़क पर तो उस पर क्या चार्जेस बनते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सड़क पर लड़ाई हो गई, अक्सर होता है कि गाड़ी टक्कर हो गया, उतर कर फिर मारपीट हो गई, उसमें किस तरीके से केसेस को हैंडल किया जाता है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? ये तो पूरा डिपेंड करेगा वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कितनी चोटें लगी हैं। ये सड़क पर झगड़े होने बड़े आम है आज की डेट में, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। बिल्कुल, गाड़ी टकरा गई, गाड़ी में थोड़ा सा भी आपका डैमेज हुआ है, लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। अब वहाँ पर कितनी चोट लगी है, जिस पर्सन को चोट लगी है और जिस पर्सन ने मारा है, जिसने भी मारा उसके अगेंस्ट वो धाराएं अट्रैक्ट होंगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि चोट लगी है उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं रजिस्टर्ड हो सकता, उसके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर्ड हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंप्लेंट दी क्या गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो उलझ जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जानबूझ के ऐसे केसेस के अंदर महिलाओं के सेक्शन भी डाल दिए जाते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में महिला बैठी थी, दूसरे वाले ने उसको छेड़ दिया। अब ऐसे मामले फिर बाद में जाकर के सेटल होते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है क्या आपने कंप्लेंट लिख करके दी है और उसमें क्या सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के अट्रैक्ट होंगे। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है इस चैनल के जरिए कि अगर आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसको एक्सीडेंट तक ही रहने दीजिए, झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झगड़ा होगा, इन झगड़ों के अंदर मर्डर केस तक भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे केसेस आते हैं। अच्छा, उसी एक्सीडेंट में ये भी होता है जैसे गाड़ियों पे लग गया तो कहते हैं कि भाई पैसा दे दो, इतने का सामान था, मामला सेट हो गया। ये राइट है, हाँ, ये सिविल राइट है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई डैमेज हुआ है और किसी की गलती के कारण हुआ है, आप उससे डैमेज मांग सकते हैं, लेकिन उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी गाड़ी पे कोई आकर के गलत तरीके से डैमेज करके चला जाता है तो आप पुलिस कॉल कीजिए, बुलाइए। वहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन होता है कि प्रॉपर्टी को आपके नुकसान पहुँचाया है, वो लगेगा, वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें अरेस्टिंग नहीं होगी, उसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल कोर्ट में जा करके अपने डैमेजेस मांग सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, 302 में भी कुछ बदला है बीएनएस में? मर्डर केस के अंदर बदला कुछ नहीं है, खाली सेक्शन चेंज हुए हैं। कैसे कैसे कुछ अगर ब्रीफ करें? अगर देखिए, मर्डर केस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने एक्सीडेंट से ही बात करी, अगर कोई झगड़ा होता है वहाँ पर 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक पर्सन ने किसी को सिर पे डंडा मार दिया और वहाँ पर वो मर जाता है पर्सन जिसके डंडा लगा है, सिर पे डंडा लगा है, और वहाँ पर मर्डर केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो इंटेंशनली मारा गया है,
पहले से ही मालूम था कि ये आ जाएगा, मैंने डंडा रखा हुआ है, ये आएगा मेरे पास और मैं इसको डंडा मारूंगा, तो ये मर्डर केस बन जाएगा। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े के अंदर वो डंडा मारा गया, इंटेंशन नहीं थी मारने की, दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड, इसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बनता है, उसके अंदर सजा थोड़ी सी कम है। और अगर यही डंडा खाली अपने आप को बचाने के लिए मारा गया है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो महिला से रेप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है, महिला के ऊपर रेप करने की कोशिश कर रहा है, और महिला के हाथ में डंडा आ जाता है, अब महिला क्या करेगी? डंडा मारेगी ना उसको। अगर वो डंडा मारती है उस टाइम, तो ये जनरल एक्सेप्शन है, यहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है हमारे कानून के हिसाब से, कोई ऑफेंस नहीं है। अगर वो बंदा वहाँ पर मर भी जाता है तो कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, वो किस लेवल तक उसको मार सकती है, क्योंकि उसको खाली अपने आप को बचाना है। बचाव के लिए भी कितना आप सामने वाले को कितना वो रिटेलिएट कर सकती है, क्योंकि बचाने की डेफिनेशन को फिर ये सारी ट्रायल की चीज़ें हैं, जब कोर्ट में जाती हैं तो ये हमें प्रूव करना पड़ता है कि भाई ये महिला ने जो है अपने आप को बचाने के लिए मारा था। तो है तो ये तीनों मर्डर केस, लेकिन तो तीनों की कैटेगरीज अलग हैं। अच्छा, ऐसे ही दो कैटेगरी और हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। हाँ, इसमें कौन से केसेस आते हैं जिसमें आप चलिए थाने पहुंचे, मामला दर्ज हुआ, आप घर निकल गए, कुछ में है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा? सभी केसेस के साथ जितने भी ऑफेंसेस हैं सबके अंदर दिया गया है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। जो केसेस बेलेबल होते हैं, जो ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, उसमें आपको कोर्ट से बेल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैटर ऑफ राइट बेल मिलती है। मैटर ऑफ राइट बेल मिलने का मतलब है ऑफेंस हो गया, जैसे रोड पे एक्सीडेंट का केस है, दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस। आपने एक्सीडेंट करा है, बेलेबल है। आपको अगर पकड़ भी लेगी पुलिस तो थाने ले जाएगी, वहाँ से आपसे वो कार्रवाई कराएगी, आपसे साइन वाइन कराएगी, फॉर्म वॉर्म भरवाएगी, आपसे एक श्योरिटी ले लेगी कि भाई जब भी आपको बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आओगे और अपने बयान दोगे, आपको छोड़ देगी। बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन एक्सीडेंट करके भाग गया हो तो? हिट एंड रन केस, ये सेक्शन 1062 बना है नए कानून के अंदर, अब इसको रोक दिया गया है क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे हमारे देश के अंदर बहुत सारे, इसको लेकर के ट्रक ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। और प्रोटेस्ट का कारण भी था क्योंकि पहले हिट एंड रन केस के अंदर जो 1062 था जो बना है पहले, वो 304A था, जहां पर पर्सन मर जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो होता क्या है, जब एक्सीडेंट होता है, अगर पर्सन जिसने एक्सीडेंट मारा है अगर वो वहां रुकता है तो उसको पब्लिक मार देती है। अब वो भाग जाएगा तो नए कानून के हिसाब से उसके अंदर 10 साल की सजा है। तो इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, अभी इसको रोक दिया गया है। फिलहाल इसके ऊपर कोई अभी डिसीजन नहीं लिया गया, क्या होगा इसके अंदर, सजा कम करेंगे। 10 साल की सजा प्रपोज हुई थी लेकिन रोक दिया गया इसको। ठीक है, तो अभी उसी पर मतलब बेलेबल और ये बेलेबल ऑफेंस है। और कैसे ऑफेंस कौन है? नॉन बेलेबल, जैसे मर्डर केस है नॉन बेलेबल है, आपके बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो नॉन बेलेबल हैं। चीटिंग के केस नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, आप फॉर्जरी करते हो, कोई डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करते हो, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। रेप केसेस में नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। बहुत सारे केसेस नॉन बेलेबल हैं जहां पर पुलिस को राइट है इमीडिएटली आपको अरेस्ट करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस की इच्छा के ऊपर होता है कि वो अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी आपको। अच्छा, कानून में कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, दीज आर टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस। जैसे बेलेबल और नॉन बेलेबल है जहां पर अरेस्ट को लेकर के बोला गया है, ऐसे ही कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि आप ऐसे ऑफेंस के अंदर आप आए हो जहां पर जिसके खिलाफ वो ऑफेंस हुआ है, जो उसमें विक्टिम है, वो कोर्ट में जा करके आपको माफ कर सकता है। जैसे मान लीजिए घर में चोरी हुई है, अब चोरी हुई, आपने रिपोर्ट करी, चोर पकड़ा गया और वो आपके घर से मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गया। कोर्ट में जब उसके खिलाफ FIR के बाद चार्जशीट दाखिल हुई, कोर्ट में आया और आपने आपस में बैठ करके उस मैटर को सेटल कर लिया। आपको जो भी चोर था उसने बोला भाई ठीक है, अब मेरे से गलती हो गई थी, आपका जो हर्जाना है मैं भर देता हूँ। कोर्ट में जाकर आप स्टेटमेंट दोगे भाई ठीक है मेरे को इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आपको छोड़ दिया जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें आपकी स्टेटमेंट के बाद भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए महिला को छेड़छाड़ का ऑफेंस है, और जैसे आपने हिट एंड रन का केस बोला, ये नॉन कंपाउंडेबल है। जो मर गया अगर उसकी फैमिली आके बोलती भी है इसके अंदर कि इसको छोड़ दीजिए, हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उससे निकलना है तो एक ही तरीका है, आपको हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल करनी पड़ेगी, जहाँ पर इनहेरेंट पावर दी गई है हाई कोर्ट को। आज का दौर सोशल मीडिया का है, कोई किसको कुछ भी लिख देता है, सामने वाले की मर्यादा क्या है क्या नहीं है।
जैसे प्रधानमंत्री के लिए हो या फिर राहुल गांधी के लिए, कोई किसी के लिए भी कुछ भी लिख सकता है। तो मामला डिफेमेशन का आता है, मानहानि का आता है। तो डिफेमेशन के मामले कैसे होते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी पे डिफेम, उसका प्रोसेस क्या है? देखो, डिफेमेशन बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है डिफेमेशन की। वंस यू आर पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द पर्सन, जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, पब्लिश कर रहे हो कोई चीज़। अब पब्लिश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप माइक लीजिए, रोड के ऊपर खड़े होकर के तेज तेज चिल्लाने लग जाइए किसी आदमी के खिलाफ, कोई भी, राहुल गांधी या मोदी के खिलाफ, ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, बेकार आदमी है, तो ये डिफेमेशन हो गई है। और या फिर आप प्रिंट मीडिया में, अखबार में निकाल के छपवा दो, या उनके पर्चे बनवा के किसी के घर के बाहर लगवा दो, या पर्चे बंटवा दो, या फिर सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर दो इनके अगेंस्ट, तो ये डिफेमेशन है। पुराने कानून के हिसाब से डिफेमेशन का जो सेक्शन था दैट इज 500 क्रिमिनल डिफेमेशन। अब जो नया कानून आया इसके अंदर 356 इसके अंदर कानून के हिसाब से डिफेमेशन आती है। डिफेमेशन के अंदर पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, पब्लिश करना। मतलब कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे को ना इस पर्सन ने नोटिस भेज दिया है, जबकि मेरा तो कोई इसके अंदर कसूर ही नहीं है। आप एक काम करो, डिफेमेशन का केस डाल दो इसके खिलाफ। किसी को नोटिस भेजना, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना थाने में, डिफेमेशन नहीं है। इवन आप किसी के अगेंस्ट अगर कोई केस भी चलाते हो, वो केस बाद में झूठा साबित होता है, तो ये भी डिफेमेशन नहीं है। वहां पर आप फोर्स प्रोसिक्यूशन के अंदर उसको अगेंस्ट केस चला सकते हो, लेकिन वो डिफेमेशन नहीं है। डिफेमेशन के लिए पब्लिश होना जरूरी है, और आपके अगेंस्ट या तो क्रिमिनल डिफेमेशन करी गई है, आपके अगेंस्ट कोई गाली गलौज करी गई है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जा करके उसको सजा करा सकते हो, या फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन करने से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, तो वहां पर आप सिविल डिफेमेशन के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर केस डाल करके उससे उस पैसे की डिमांड कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए जब डिफेमेशन का केस कर रहे हैं, पैसे की डिमांड, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 रुपये रखे, तो क्या 5 रुपये जिस पहले जमा करने हैं जिसने डिफेमेशन का केस किया? जिसने डिफेमेशन का केस किया उसको 5 रुपये जमा नहीं करना है, जितने की वो डिफेमेशन मांग रहा है। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस डाला है, तो स्टेट के हिसाब से दे आर सर्टेन फी, कोर्ट फी लगती है उसके अंदर। दिल्ली के अंदर अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है। तो अगर आप किसी के खिलाफ ये बोलते हो भाई इसकी डिफेमेशन के कारण मेरे को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और आपने सिविल कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट सिविल डिफेमेशन का केस डाला है, तो आपको 1 करोड़ के हिसाब से कोर्ट फीस जमा करानी होगी कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। जैसे केजरीवाल ने तमाम लोगों से माफ़ी मांग ली थी मानहानि का केस करने के बाद, नितिन गडकरी उसमें थे, तमाम कांग्रेस के नेता थे, तो उस मामले में क्या हुआ होगा, कैसे? ये क्रिमिनल डिफेमेशन थी, जहां पर केजरीवाल ने कुछ बोला और बाद में जो भी ऐसे लोग थे उन्होंने केस डाले इनके अगेंस्ट, और बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया केसेस को। मैंने बोला ना, जा करके बोल दिया ठीक है इसको ख़त्म कर देते हैं। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, लोग पहले ऐसी चीज़ें बोलते हैं और बाद में मेरे को समझ में नहीं आता। अगर माफ़ी मांग ली है तो वो उसके ऊपर है जिसने केस डाला है, कि वो उसके खिलाफ वो केस चलाना चाहता है या नहीं चाहता है। तो ऐसी कई बार केसेस देखने में आए हैं जो माफ़ी मांग ली और ख़त्म कर दिए गए। जैसे आजकल हम लोग भी मान लीजिए कुछ बोल देते हैं, खबरों में हैं या सूत्रों के हवाले से बोल दिया, तमाम नोटिस आ जाते हैं कि भैया आपने ऐसे क्यों बोल दिया। किसी को कोड करके भी अगर बोल दिया, मान लीजिए ओवैसी ने कुछ कहा है जैसे अब्दुल्ला को कि भाई चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकते हो सीएम बनने की, क्या मतलब है। हमने बोल दिया, पता लगा अब्दुल्ला को, परिवार को या अब्दुल्ला के चाहने वालों को बुरा लग गया, उन्होंने नोटिस भेज दिया, तो इसमें क्या कर सकते? देखो, अगर ऐसा नोटिस आया, आप नोटिस का रिप्लाई कीजिए और आप बताइए कि आपने इन सोर्सेज के थ्रू या आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी जो आपने मीडिया चैनल पे दिखाई है। दिस इज नथिंग, मतलब देखिए, अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर कोई चीज़ विदाउट एनी सोर्स और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये डिफेमेशन तो बनती है। लेकिन अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कोई किसी के बारे में कुछ बोला है और आप अपने मीडिया चैनल पे उसको दिखाते हैं, तो ये डिफेमेशन नहीं है। किसी ने बयान भी दिया है तो वो हम अपने थ्रू तो बोल ही सकते हैं ना। आप उसको ये बोल के दे सकते हैं कि भाई उस पर्सन ने उसके बारे में ऐसा बोला। अगर वो स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी तो ये डिफेमेशन आप कर रहे हो फिर। ठीक है, मतलब जिस पर्सन ने बोला वो कोड होना चाहिए, उसको कोड होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। जैसे आजकल तमाम लड़ाइयाँ कॉर्पोरेट में भी हैं, सैलरी को लेकर तमाम लड़ाइयाँ, चेक बाउंस वाला मामला अक्सर आता है, भाई चेक बाउंस हो गया। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी था, खूब चर्चा का विषय रहा। चेक बाउंस के क्या नियम हैं अगर हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपको क्या कहना है? चेक बाउंस का देखिए बड़ा सिंपल है, सेक्शन 138 NI एक्ट के अंदर ये केस डलता है। दिस इज अ कंप्लेंट केस, क्रिमिनल केस होता है ये। आपको सैलरी का चेक दिया गया है, आपको रेंट का चेक दिया गया है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बदले में चेक मिला है, या किसी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर आपको चेक मिला है। जनरली चेक कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं, और वो चेक बैंक में डालने के बाद बाउंस हो जाता है।
तो वहाँ पर सेक्शन 138 एनआई एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। आपको करना क्या होगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। पहली चीज़ ध्यान रखिए, जब भी चेक बाउंस होता है आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसका लीगल डिमांड नोटिस भेज देना है जिसने चेक बाउंस कराया है। और 1 महीने के अंदर लीगल डिमांड नोटिस भेजने के बाद आप वहाँ पर लीगल डिमांड नोटिस में बोलेंगे भाई 15 दिन के अंदर ये मेरी पेमेंट करो, आपने चेक बाउंस करा दिया, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट केस डालूंगा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। अगर वो 15 दिन में पैसे नहीं देता है तो उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर जिस बैंक से आपका चेक बाउंस हुआ है, आपके बैंक के जुडिक्शन के हिसाब से वहाँ का जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहाँ पर आप ये कंप्लेंट डालेंगे चेक बाउंस की और उसके अगेंस्ट केस चलाएंगे। और इस केस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि उस पर्सन ने ये चेक बाउंस कराया है और आपका पैसा उसका देना बनता है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है 2 साल तक की, और जो वो चेक अमाउंट है उसका डबल अमाउंट उसको आपको एज ए फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है। आजकल दौर ये भी है कि उधार ले लिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों ने उधार ले रखा है जी। वापस ना कर रहे हैं तो कैसे लें? हाँ, दोस्तों ने अगर उधार ले लिया है वापस नहीं कर रहे हैं तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा, अगर दोस्ती में छोटा मोटा उधार दिया तो भूल जाओ उसको, दोस्ती खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉ को लेके आना है बीच में और उसको करना है, तो पहली चीज़ आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए उधार देने का। अगर आपने कोई प्रोमिसरी नोट साइन कराया है तो वो आप लेकर के कोर्ट को दरवाजे खटखटा सकते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा इसको अपने कोर्डियल रिलेशन में जा करके ऑनलाइन दिया है, वो भी प्रूफ होगा? हाँ, आप व्हाट्सएप से अगर कोई प्रूफ है, कोई मेल है आपकी, अगर कुछ भी नहीं है और आपने उधार दिया है, लेकिन आपने जिस टाइम उधार दिया कोई साथ बैठा था उस टाइम, वो कैश पेमेंट वाला मामला। हाँ, जब उधार दिया कोई साथ बैठा था और उसके सामने आपने उधार दिया है, तो आप कोर्ट में उसको ले जाकर बोल सकते हो कि भाई हमारा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था। दोनों अलग अलग समझाइएगा। पहली बात, मान लीजिए हमने प्रूफ वाला उधार दिया है, मान लीजिए फोन पे कर दिया उसको या गूगल पे कर दिया और वो वापस ना कर रहा हो, तो उसमें क्या सिचुएशन है? सिविल कोर्ट की जुडिक्शन को जाकर के सिविल कोर्ट के अंदर केस डाल सकते हैं रिकवरी का। अगर अमाउंट आपका 3 लाख से नीचे है तो आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, अगर 3 लाख से ऊपर है तो आपका, अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है तो कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, और अगर आपने यारी दोस्ती में अमाउंट दिया है तो वो एडीजे कोर्ट के बाद डीजे कोर्ट के पास लगेगा। दिल्ली के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अनलिमिटेड जुडिक्शन है सिविल कोर्ट की, वो वहाँ सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये केस लगते हैं। आप सिविल कोर्ट की जुडिक्शन को इन्वोक करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन ये केस आपको जिस दिन पैसा दिया है उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर डालना होगा। सजा भी है कोई इसमें? इसमें कोई सजा नहीं है, आपको विद इंटरेस्ट आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और मान लीजिए दूसरी सिचुएशन, कैश, जैसे हम दो यहाँ पर हैं, मैंने आपको कैश दिया, ठीक है, और फिर उसका कोई प्रूफ नहीं है, कल को मैं मांगने आऊँ तो फिर कोई प्रूफ है नहीं, तो वो कैसे वापस ले सकता हूँ? देखो, केस तो आप डाल सकते हो। अब प्रूफ नहीं है तो आपने जिस दिन कैश दिया उसके बाद उसको व्हाट्सएप लिखो कि भैया मैंने आपको जो भी पैसा दिया है 2 लाख रुपए दिए थे, आपको वापस करोगे। अगर वो उसका रिप्लाई कर देता है तो ये प्रूफ बन जाएगा आपके लिए। कैश दिया है, आप पे ट्रांजैक्शन का प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूफ चाहिए मैंने इसको पैसा दिया है। अब अगर आपके पास ये भी नहीं है, आपने व्हाट्सएप करा, उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। अगर वो लीगल नोटिस का रिप्लाई कर देगा तो उसमें भी उसकी एडमिशन आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहते हो मैंने तो ओरल एग्रीमेंट पे पैसा दे दिया था, आप जिस टाइम पैसा दिया उस टाइम कोई अगर वहाँ बैठा था तो उसको एज ए विटनेस गवाह के रूप में कोर्ट में ले जाकर के अपने केस को प्रूव कर सकते हो। देखो जी, मैंने इस बंदे को 2 लाख रुपए इस पर्सन के सामने दिए थे कैश, और इसने मेरे को बोला था मैं 2 महीने में वापस लौटा दूंगा, लेकिन नहीं आया ये, तो इसके खिलाफ ये केस चलाया जाए और इससे पैसे मेरे को रिकवर करके दिलवाए जाए, तो आप केस डाल सकते हो। अच्छा, मैं आपको सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाओगे तो जेल भी जा सकते हो। क्यों, कैसे? दोस्तों के साथ वो एक छोटी सी वो है कि मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था, तो वो थोड़ा सा छबीला टाइप का दोस्त है। अब वो करता क्या है, कोई भी लड़की साथ में निकलती है तो उसको थोड़ा सा उसके मन तरंग हो जाते हैं उसके। तो मैं उसको कह रहा था भाई तू अपने चक्कर में हमें भी जेल भिजवाएगा क्या? तो आप समझ लीजिए, अगर आप किसी ऐसे मनचले दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हो जो रास्ते में आते जाते लड़कियों को छेड़ रहा है, अब लड़की को थोड़ा पता है किसने छेड़ा है, वो तो ये देखिए गाड़ी के अंदर कोई लड़का गया था जिसने छेड़ा है, और वो अगर वहाँ से वो 100 नंबर पर फ़ोन करती है, गाड़ी रोकी जाती है पुलिस के द्वारा, आप दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैंने इसलिए बोला था मनचले दोस्तों के साथ घूमने से पहले ध्यान रखें, ऐसी वो हरकत ना कर दे कि आपको भी जेल में जाना पड़ जाए उनके कारण। अच्छा, मान लीजिए जैसे दूसरे राज्य में आप पहुंच गए, तो जब केस होता है तो अब आपके राज्य से कांटेक्ट किया जाता है, आप जहां आपका पुलिस थाना है, जहां ऑफेंस होगा उस थाने के हिसाब से आपके अगेंस्ट केस चलेगा।
आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप दिल्ली से यूपी पहुंच जाते हैं और यूपी में जाकर के कोई ऑफेंस होता है, तो आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उसके थाने में जाना पड़ेगा, वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसी थाने के हिसाब से जो कोर्ट होगी वहाँ पर केस चलेगा। वैसे अभी बीएनएस में ये भी मैंने पढ़ा कि अब आप देश में कहीं पे भी किसी मामले में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा समझाइएगा कैसे? ये इसको जीरो एफआईआर बोला गया है। देखिए जीरो एफआईआर का प्रोविजन आईपीसी में, जीरो एफआईआर पहली चीज तो जीरो एफआईआर का वर्ड कहीं लिखा ही नहीं गया, ना तो आईपीसी में लिखा गया है ना ही भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है, लेकिन एक डेफिनेशन दी गई है जीरो एफआईआर की। तो क्या है जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर का मतलब है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक पर्सन जाता है, उसके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है, वो एक थाने में जाता है और थाने वाले बोलते हैं हमारे थाने का केस नहीं है, निकलो यहाँ से, आप उस फला थाने में जाओ। वहां जाता है तो वो उसको कहीं और भेज देते हैं, तो ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं। तो अब नए कानून में इसके लिए प्रोविजन डाला गया है, अगर आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ, आप अपने नियरेस्ट थाने में पहुंचो और वहां रिपोर्ट करो। पुलिस को उसके अंदर एफआईआर करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके एरिया का केस है या नहीं है। अब वो क्या करेंगे, एफआईआर लिख करके वो जिस एरिया का केस होगा उस एरिया में उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एक तरीके से पब्लिक को रिलीफ मिला इससे, इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये दिया गया है, सेक्शन मैंने बता दिया, लेकिन वहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया वहां पर कि ये जीरो एफआईआर है। वहां ये बोला गया है कि आप कहीं पर भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, और आपके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस को एफआईआर उसके अंदर लिखनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर एरिया में जिस जुडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वहां उसको ट्रांसफर कर देगी। तो पब्लिक को इससे बहुत रिलीफ मिलने वाला है और ये बहुत अच्छा चेंज है कानून के अंदर। बिल्कुल। एक ऐसे ही अक्सर देखिए, आप सामान खरीदने जाते हैं, मॉल जाते हैं, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो 50 रुपए का बैग लेना होता है, मांग लो तो कहते हैं फ्री में नहीं देंगे। तो इसके लिए भी कुछ नियम है कि भाई बैग चाहिए, कहे नहीं दे रहे हैं, 1,00,000 की शॉपिंग की, आप 500 का बैग नहीं दे सकते। देखिए इस पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक जजमेंट पास हुई थी जो ये बोलती है कि अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो और बाद में अगर आपसे कैरी बैग के पैसे मांगे जाते हैं, अगर उस कैरी बैग के ऊपर उस पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रमोशन किया गया है, मान लीजिए आप किसी भी ब्रांड पे शॉपिंग करने गए हो, H&M पे शॉपिंग करने गए हो और वहां पर वो बैग जो दे रहे हैं उस पे H&M का ब्रांडिंग करी हुई है, की है, तो ऐसे कैरी बैग का वो आपसे अमाउंट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो कैरी बैग पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, वो प्लेन है, ब्लैंक है, आपको खाली आपके जो शॉपिंग करी है उसको रखने के लिए वो दे रहे हैं, तो वो उसका आपसे अमाउंट मांग सकते हैं। अब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टू ब्रांड। कई ब्रांड अपनी ब्रांडिंग करते हैं, कैरी बैग देते हैं फ्री में, और बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो कहते हैं हमें ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कैरी बैग चाहिए तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिए 10 रुपये का, 20 रुपये का। अब उन कैरी बैग को लेकर के भी बहुत सारे एनजीटी ने ऐसे रूल बना दिए कि वो कैरी बैग जो है वो प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। पेपर तो इसलिए वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से बचाने के लिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो घर से अपना कैरी बैग लेके चलिए, ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। अच्छा, एक थोड़ा लाइट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं, मैं ही शाम को रोज निकल रहा हूँ, मैं ही चाय और नाश्ते का पैसा दे रहा हूँ, इस पे भी केस कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं दे रहे हो केस? देखिए जब आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो ये एक तरीके का आपका म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप खर्चा कर रहे हो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो इस पे केस तो कर सकते हो, केस कर लो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मान लीजिए बात हुई है कि पूरी ट्रिप का मैं खर्चा करूंगा, आके वापस फिर बात बांट लेंगे, मान लो 50,000 खर्चा होगा, 5 लोग थे, 10,000 सबके हो जाए। हाँ, अगर वो नहीं दे रहे हैं उसके बाद, उसमें एक कह दे कि नहीं भाई मैंने तो वहाँ खाना कम खाया था। नहीं, अगर आपका कोई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में तो आप को केस कर सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो सिविल कोर्ट के अंदर, लेकिन यारी दोस्ती के अंदर मेरे को लगता नहीं है ऐसा होगा। नहीं, अगर है जेल का भी नियम है, आप नोटिस तो भेज ही दीजिए, जेल नहीं जाएंगे लेकिन नोटिस तो भेज दीजिए ना, दोस्तों को पता लग जाएगा भाई ऐसा अगली बार नहीं करेंगे हम। एक लीगल नोटिस भेज दीजिए, और आपको लगता है भैया तो अब मेरी दोस्ती खत्म हो गई है तो कोर्ट जा सकते हो, सिविल कोर्ट से जाकर के रिकवरी मांग सकते हो अपने पैसे की। एक बहुत सीरियस क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है, वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं, पिता की संपत्तियों में बेटियों का अधिकार हुआ है, बहुत ज़रूरी था होना। अब ये बताइए कि जिस तरीके से संपत्ति में बेटियों का अधिकार हुआ है, मान लीजिए भाई जो हैं वो अधिकार ना दे रहे हो, तो बेटियां किस तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें?
पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार 2015 के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये आया है, जहां पर ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट एक्सपायर हो जाता है। इंटरस्टेट का मतलब है बिना वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे एक्सपायर हो जाता है, और उसके बारे में वो विल भी नहीं लिखता है कि भाई मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसके मिलेगी, तो उसके जितने भी लीगल हायर हैं, बशर्ते वो उनका बेटे हो या बेटी हो, सबके अंदर वो इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2015 से पहले बात करें तो लड़कियों को ये अधिकार नहीं था। अब अगर कोई पर्सन विदा कोई विल लिखे, अपनी बिना कोई इच्छा जाहिर करे, एक्सपायर हो जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, और बहन जो है अपने भाई से जाके बोलती है भाई इसमें तो मेरा भी राइट है, और भाई उसको दिखता देता है नहीं हम तेरे को कोई राइट नहीं देते हैं, जा यहाँ से, तो वो सिविल कोर्ट में जा करके पार्टीशन सूट डाल सकती है। उस पूरी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबका ब्यौरा लिख करके कोर्ट ऑफ लॉ से उन सारी प्रॉपर्टीज का पार्टीशन मांग सकती हैं कि भाई मेरा इसके अंदर लीगल राइट है और मेरे को इन प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलाया जाए। तो पार्टीशन सूट डाल करके वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं। एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पर्सन ने खुद खरीदी है प्रॉपर्टी, और एक होती है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चलती हुई आ रही है, मेरे दादा परदादाओं की जमीन है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे विल का कॉन्सेप्ट चलता है। कोई पर्सन मरने से पहले विल लिख जाता है कि मेरी ये 10 एकड़ लैंड है गांव के अंदर, ये मेरे बेटे को दे दी जाए। तो फिर उस पे अब अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, उस पर्सन की जिसने विल लिखी है उसकी खुद की खरीदी हुई थी, तो वो प्रॉपर्टी उसके बेटे की रहेगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी उसकी खुद की खरीदी हुई नहीं है, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है पीछे से, उसको भी अपने बाप दादाओं के कारण मिली थी वो प्रॉपर्टी, तो उसके विल लिखने से भी कुछ नहीं होगा, वहां पर वो बेटी उसके अधिकार मांग सकती है, इक्वल डिवाइड होगी। ठीक है। अब जैसे बार बार ये भी आता है कि लगातार बातें होती रहती हैं कि जैसे मान लीजिए आप तलाक ले रहे हो, ना बन रही हो आप लोगों की, तो तलाक लेने से पहले प्रोसेस क्या होना चाहिए, और फिर तलाक के लिए कैसे सोच समझ के मतलब चीज़ें शुरू करनी चाहिए? देखिए, तलाक लेने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के लिए तो आपको कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आपको डिवोर्स पिटीशन लगानी पड़ेगी। सेक्शन 13(1)(a) के अंदर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर हिंदू हैं तो वो पिटीशन डाल करके डिवोर्स मांग सकते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जिन कंडीशंस पे जा करके आप डिवोर्स मांग सकते हो, फॉर बोथ, फॉर हस्बैंड वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। वो कंडीशंस क्या है? वो क्रूएलिटी हो सकती है, वो डिजर्शन हो सकती है, या दोनों में से किसी को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिससे वो कम्युनिकेबल है, वो फैल सकती है, या इंसैनिटी आ गई है, दोनों में से कोई पागल हो गया है, तो आप डिवोर्स मांग सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जाकर के डिवोर्स मांग सकते हो कोर्ट से। प्रोसेस ये है, इसके लिए आपको जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जिस भी कारण से आप डिवोर्स मांग रहे हैं, वो आपको कोर्ट की एक पिटीशन बनानी पड़ेगी, और पिटीशन को आपको कोर्ट के अंदर फाइल करना होगा। वहाँ पर अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा कोर्ट के द्वारा, फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के अंदर आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी। अगर आप बोल रहे हो कि भाई हस्बैंड बोल रहा है भाई मेरी वाइफ जो है क्रूरल है, वो घर का काम नहीं करती है, वो मेरे को गाली गलौज करती है, मेरे साथ मार पिटाई करती है, तो आपको कोर्ट के अंदर ट्रायल में प्रूव करना होगा वो, थ्रू एविडेंसेस, थ्रू विटनेस। अगर वो प्रूव कर लेते हैं तो कोर्ट उसको डिवोर्स ग्रांट कर देगी। एक तो ये तरीका हो गया। ये हो गया कंटेस्टेड डिवोर्स, कि दोनों की रजामंदी नहीं थी डिवोर्स के लिए। एक होता है भाई रजामंदी पे डिवोर्स कर रहे हैं, दोनों रहते हैं इकट्ठे, पढ़े लिखे हैं, दोनों ने देख लिया हमारी आपस में बनी नहीं रही, हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रहने की, और दोनों ने डिसाइड कर दिया म्यूचुअली हम दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट पे कोर्ट के अंदर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर उनको कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली, मैरिज को 1 साल पूरा हुआ होना चाहिए। आप 1 साल के अंदर डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते म्यूचुअल कंसेंट पे। फर्स्ट, इसके अंदर आपको फर्स्ट मोशन की पहली पिटीशन लगानी पड़ेगी। कोर्ट आपकी फर्स्ट मोशन की पिटीशन को अलाउ करेगी, 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगी, और 6 महीने बाद सेकंड मोशन फाइल करोगे दोनों मिल करके, फिर कोर्ट आपको डिवोर्स ग्रांट कर देगी। ये 6 महीने की कंडीशन को भी ख़त्म कर किया जा सकता है अगर आपकी मैरिज को 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगा करके इस 6 महीने के पीरियड को भी ख़त्म करा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं डिवोर्स लेने के। अब जनरली हमने देखा है कि म्यूचुअल कंसेंट पे जो डिवोर्स आते हैं वो कोर्ट में केसेस चलने के बाद आते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस पहले महिला के द्वारा फाइल करे जाते हैं कि भाई मेरे को घर में परेशान किया जा रहा है,
वहाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है, फिर वो मेंटेनेंस मांगती है अपने हस्बैंड से, फिर कहीं ना कहीं जा करके दोनों का आपस में सेटलमेंट होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ अमाउंट देता है, वहाँ फिर म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल होता है। बच्चों की कस्टडी के लिए फिर क्या नियम होते हैं? कस्टडी के लिए देखिए, कस्टडी के लिए नियम नहीं है, कस्टडी वेलफेयर देखा जाता है बच्चों का। बच्चे का वेलफेयर किसके साथ है, जेंडर भी हस्बैंड वाइफ, जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, दोनों का डिस्प्यूट हुआ, वाइफ ने दे आर सर्टेन केसेस जो है वो कोर्ट में फाइल कर दिए, और अब बच्चे की कस्टडी जो है वो वाइफ के पास है, और वाइफ जो है हस्बैंड से बच्चे को मिलने ही नहीं दे रही। अब लगाव तो होगा ना हस्बैंड का, अब वो क्या करेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, तो गार्जियन पिटीशन के अंदर जा करके वो कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करेगा कि भाई बच्चे की कस्टडी जो है मेरे को दी जाए। अब वहां पर उसको ये बताना होगा कि इस बच्चे का वेलफेयर जो है वो मेरे साथ ज़्यादा है। उसमें बताना होगा कि ये जो लेडी है इसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, या बच्चे की देखरेख अच्छे से नहीं कर सकती है, बच्चा अगर मेरे पास रहेगा तो उसकी देखरेख भी अच्छी होगी। और इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट उसको विजिटेशन राइट भी देगी, टेम्परेरी कस्टडी भी देगी, और अगर वो कोर्ट में ये प्रूव कर पाएगा कि बच्चे का वेलफेयर हस्बैंड के पास ज़्यादा है तो कस्टडी हस्बैंड को मिल जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा शिखर धवन वाला मामला यही है, हालांकि वाइफ उनकी बाहर की हैं तो समस्याएं ज़्यादा हैं, इसमें शिखर धवन कुछ कर सकते हैं? कस्टडी की पिटीशन डाल करके वो मांग सकता है कस्टडी बच्चे की। अब देखिए इसमें क्योंकि जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलते हैं, हमारा इंटरव्यू वहीं से शुरू हुआ था, तारीख पे तारीख होता क्या है ना, बच्चा 5 साल का होता है, केस डलता है, बच्चे की कस्टडी चाहता है फादर वाइफ से लेना, केस चलते चलते बच्चा हो गया, केस चलते चलते अडल्ट भी छोड़ो, केस चलते चलते बच्चा हो जाता है 13 साल का। अब बच्चा समझदार हो चुका है, अब वो बता सकता है, अब वो खुद बता सकता है कि मेरे को किसके साथ रहना है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसको बुलाती है और वो कहता है मेरे को तो माँ के साथ रहना है अपनी, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती ना इसके अंदर। तो वहां पर मेरे हिसाब से इस तरह के केसेस को अगर फास्ट डिसाइड कर दिया जाए तो बच्चे का वेलफेयर जल्दी डिसाइड होगा। अब बच्चे का वेलफेयर क्या करेगा, कोर्ट के अंदर 10 साल केस चलते रहते हैं, जब तक बच्चा मेजर की तरफ बढ़ जाता है, अब बच्चे की खुद की मर्जी है वो किसके साथ रहना चाहता है। 18 साल के बाद तो राइट ही खत्म हो जाता है ना कस्टडी का, फिर तो वो मेजर हो गया, जहाँ रहना चाहेगा वहाँ रह सकता है। तो ठीक है। अब जैसे एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस चेंज करना है, एक बीच में आता है नोटिस पीरियड, हर जगह का अलग अलग नियम है, कहीं 15 दिन का, कहीं आप साल भर से हैं तो 1 महीने का है। नोटिस पीरियड ना हो, देना हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना हो एम्प्लॉय को, हाँ एम्प्लॉय को, पहली कंपनी करेगी नहीं, नोटिस पीरियड पूरा करना है। तो आप किस प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाहते हैं, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से? देखिए हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पर एक एम्प्लॉयर एग्रीमेंट होता है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जहाँ पर ये लिखा जाता है कि भाई अगर आपको जॉब छोड़नी है तो जॉब छोड़ने से पहले एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपको नोटिस देना होगा। अब जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और उसके लिए बड़ी मुसीबत हो चुकी है वहाँ पर काम करने के लिए, और उसको लगता है मैं तो 1 महीना क्या यहाँ 1 दिन भी नहीं रुक सकता, तो क्या ऐसी कंडीशन में आपको लगता है वो नोटिस सर्व करेगा? अल्टीमेटली वो उस जॉब को छोड़ देगा और कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछते हो तो हमारे को राइट टू वर्क दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी को भी आप फोर्सफुल काम नहीं कर सकते हैं बीइंग एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर को क्या राइट है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी मोमेंट पे जॉब छोड़ के चला जाएगा, तो एम्प्लॉयर क्या करे? तो एम्प्लॉयर एग्रीमेंट इसीलिए बनाते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय इस तरीके से बीच में छोड़ के जाएगा तो जो उससे नुकसान होगा वो उससे सिविल कोर्ट के अंदर केस डाल करके उससे वसूल सके। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार ऐसी कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉय गलत होते हैं और कई बार ऐसी कंडीशन के अंदर एम्प्लॉयर भी गलत होते हैं, क्योंकि अगर अच्छा माहौल नहीं दे रहे हो आप एम्प्लॉयज को तो एम्प्लॉयज क्यों रुकेगा? अब बिना किसी कारण के जस्ट फॉर फ्यू बक्स और थोड़े से इंक्रीमेंट के कारण अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है तो वो भी गलत है। तो ऐसी कंडीशन पे वो एग्रीमेंट को यूज करके एम्प्लॉयर सिविल केस डाल करके उस एम्प्लॉय से पैसे वसूल सकता है। यहाँ पर क्रिमिनल कुछ भी नहीं है, जेल वाला कोई प्रावधान नहीं है, खाली मनी का मैटर है, दोनों के अपने राइट हैं, तो इट्स डिपेंड। अब जैसे साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है जी, मतलब हद से ज़्यादा इस वक्त है। आप कहाँ पर आपसे फ्रॉड हो जाए कुछ पता है नहीं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसको बचने के लिए क्या है? बचने के लिए आपका अलर्ट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब तो रात दिन साइबर क्राइम के टीवी पे भी ऐड आ रहे हैं कि आप बच के रहो, क्योंकि साइबर क्राइम तो दिन पे दिन फैल रहा है। इनफैक्ट कल का ही एक मामला आया, कल मेरे एक जानकार को के मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं कि भाई मेरे को 40,000 रुपये की ज़रूरत है, इमीडिएटली भेज दो।
जबकि मेरे को पता है उस पर्सन को 40,000 रुपये क्या, उसको 4 लाख भी होंगे तो वो भी कम है उसके लिए। लेकिन जब ऐसा मैसेज आता है तो हमें भी वो चेक करता है, यार क्या हुआ, उसके साथ क्या प्रॉब्लम में आ गया है, और वो एक नंबर लिख के भेज रहा है कि इस पे भेज दो 40,000 रुपये इमीडिएटली। तो हम समझ गए कि कुछ नहीं हुआ, इसका फ़ोन हैक हो गया है, साइबर क्राइम है। और आप विश्वास मानिए उसके जितने कॉन्टैक्ट बुक थी सबके पास ये मैसेज गया है। अब कोई ना कोई तो फंस जाएगा ना, और उनका पर्पज यहीं तक है, उनको सबसे पैसे नहीं चाहिए, कोई एक आधा आदमी जो उसको ट्रांसफ़र कर देगा वो उसी टाइम उनका काम खत्म हो जाता है। तो इससे बचने के यही तरीके हैं कि आप अलर्ट रहिए, अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिए फर्स्ट, ऐसी मेल्स आती हैं उसको इग्नोर कीजिए, ऐसी वीडियो कॉल आती है, कोई आजकल फीमेल वाली वीडियो कॉल आती हैं जिसके अंदर वो अकेले, अगर आप अकेले हैं तो मिलिए, फिर आपको वो कैमरा ऑन करने को बोलेंगे, आपके ऐसे पलों की वो वीडियो बना लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, पहली चीज़ तो आप इग्नोर कर दिए। हो चुका है, आपके अगेंस्ट क्राइम हो गया है, कोई आपकी ऐसी वीडियो बन गई है, ऐसे पलों की किसी ने वीडियो बना ली है आपकी, और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये वीडियो को आपके फैमिली वालों को दे देंगे, वायरल कर देंगे। सबसे पहले तो ऐसी वीडियोस को, ऐसी थ्रेट को इग्नोर कीजिए। सेकंड, आप इसको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। अगर आप साइबर क्राइम जानते हैं तो साइबर क्राइम को मेल लिखिए, ऐसे वीडियोस के लिंक दीजिए, ऐसे फ़ोन नंबर्स को प्रोवाइड कराइए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैल चुका है मामला। जनरली देखा है यंगस्टर्स इसमें फंसते हैं और वो अपनी पॉकेट मनी या अपनी जितनी भी सेविंग होती है वो उनके लुटा देते हैं। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भाई मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ऐसी वीडियो बन गई है और मेरे घर वालों को पता लग गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन होती है, सबसे पहले तो ऐसे वीडियो को इग्नोर कीजिए। अगर बन जाती है तो अपना जो लॉ के अंदर प्रोविज़न दी है इनकी कंप्लेंट कीजिए, और कुछ नहीं होने वाला। अगर एक बार आप कंप्लेंट दे देंगे, 2-4 बार आपको फ़ोन करेंगे, जब इनको समझ में आ जाएगा कुछ नहीं मिलने वाला, वो छोड़ देंगे अपने आप। आपके पास ऐसे कोई केसेस है जिसमें मतलब बहुत चौंकाने वाले हों, शॉकिंग हों, कि एक ऐसा केस? रोज़ ही आते हैं जो कि मतलब रोज़ हमारे, अगर बात करते हैं हम लीगल फील्ड में बैठे हैं, रोज़ ऐसे केसेस आते हैं जो जिनको देख करके हम चौंक जाते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती है, हम शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ। कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं, हमने आज तक ये सुना है कि लड़की को स्टॉक किया जा रहा है। मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर लड़के को स्टॉक किया जा रहा था, एक लड़के के द्वारा। लड़के के द्वारा? हाँ, तो ऐसे भी केस आते हैं जो शॉकिंग होते हैं, पर लड़का भी लड़के को स्टॉक कर रहा है। ठीक है, हमारी गे लीगल बना दिया अब तो। हाँ, अब तो लीगल कर दिया है। तो वो लड़का ही लड़के को स्टॉक कर रहा है, रोज उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और उसको जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं तू मेरे साथ रह। तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं, फिर हम जा करके कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन निकालते हैं फिर। अच्छा, कोर्ट में जब आप लोग जाते हैं, हियरिंग तमाम होती हैं, तो कोई केस लेने से पहले कुछ आप लोगों की भी गाइडलाइंस होती हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए तभी केस लेंगे? देखिए, हम क्योंकि वी आर द डिफेंस काउंसिल, हमारा काम जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसको बचाने का है। तो हमें केस लेने से पहले हमें ये नहीं देखना होता कि अब इसके अंदर सच्चाई क्या है, ये हमारा कर्म है, हमें करना है। कई बार ऐसा पता होता है कि हमें भी ये भाई हमारा क्लाइंट जो है इसने गलत करा है, लेकिन हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हम डिफेंस काउंसिल हैं, हमारा काम उसको बचाने का है। ठीक है, तो अब ये कह देना कि भाई हमें पहले हम ये देखते हैं कि वो कितना सच्चा है तो हम केस पकड़ेंगे, ये गलत है। फिर तो गलत और सही को साबित करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम जज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है या गलत है। हम हमेशा केस जो क्लाइंट आता है उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लड़ते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमें ही झूठ बोलता रहेगा, हमसे केस लड़वाता रहेगा, तो उसका रिजल्ट उसको बाद में गलत ही मिलेगा। तो जनरली हम अपने क्लाइंट्स को यही बोलते हैं, भाई जो भी बात है सच बता दो हमें, हमारा काम आपको बचाने का है। सच हमें नहीं बताओगे, क्या हुआ था आपके साथ, क्या इंसिडेंट था, क्यों आप फंसे हो, अगर वो सच बताते हैं फिर उनका रास्ता निकालते हैं उनको बचाने का, क्योंकि हमारा काम बचाने का है। अब क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा कानून का सिस्टम है, जो पूरा कानूनी सिस्टम बना है, वहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 गुनहगार छूट जाए। ठीक। तो हमारा काम बचाने का है, तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा बेगुनाह आदमी तो नहीं है जिसको सजा हो जाएगी। तो हमारा काम तो अल्टीमेटली बेगुनाह को बचाने का है ना। तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते केस लेने से पहले कि ये बेगुनाह या गुनाहगार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, केस आता है हम उसको करते हैं उसको। विक्टिम जो होता है वो पहले पुलिस स्टेशन जाए या फिर लॉयर के पास भी पहले जा सकता है? देखिए, मेरी सलाह ये है कि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है, सबसे पहले वो पुलिस हेल्पलाइन ले,
सबसे पहले 100 नंबर की कॉल करें, और दूसरा फ़ोन वो एडवोकेट को कर सकता है। क्योंकि होता क्या है ना, पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस ही घुमाना शुरू कर देती है। विक्टिम है, पुलिस को पता है इसके साथ क्राइम हुआ है, लेकिन वो एक्यूज को बचाने के लिए, कल्प्रिट को बचाने के लिए वो विक्टिम को ही घुमाना शुरू कर देगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कानून में कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप इतने पैसे लो और छोड़ दो इसको। तो अगर वो एडवोकेट को सलाह ले लेंगे, वकील की सलाह ले लेंगे, तो उसको पता होगा मेरे क्या राइट्स हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा बेटर वो डिसीजन ले पाएंगे। तो साइमल्टेनियसली मेरे को लगता है दोनों चीज़ें, पहले अगर वो वकील के पास जाएंगे, क्राइम हो चुका है तो देरी हो जाएगी, एफआईआर में देरी होगी तो वो उसके खिलाफ जाएगी। तो पहला काम तो अल्टीमेटली 100 नंबर कॉल करना है, पुलिस को बुलाना है, उसके बाद वो हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं एडवोकेट की। क्रिमिनल अक्सर देश छोड़ के क्यों भागना चाहते हैं? क्रिमिनल अक्सर देश छोड़ के इसलिए भागना चाहते हैं ताकि उनको सजा से वो बच सकें। ऐसे देश में जाकर के रहना पसंद करेंगे जहाँ पर इंडिया की ट्रीटी ना हो, उसको वापस लेके आया ही ना जा सके। आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, अभी वो कौन सी ऐप है जिसने फ्रॉड करा है बहुत बड़ा, कोई ऐप के ओनर हैं, वो बहुत बड़ा फ्रॉड करके वो दुबई बैठे हुए थे, और आज ही इंटरपोल ने उनको पकड़ा है। वो काफी लंबा चल रहा था, छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ के थे, पहले भी उसने पुलिस को हाउस अरेस्ट सट्टेबाजी ऐप था, सट्टे का ऐप था, महादेव ऐप। महादेव ऐप। तो महादेव ऐप के ओनर को आज दुबई के अंदर पकड़ लिया गया है। वो दुबई इसलिए भागा था कि ना पकड़ा जा सके। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे देशों से हमारी ट्रीटी है, जिन देशों से हमारी ट्रीटी होगी वहाँ पर इंटरपोल काम करेगी, उसको पकड़ लाएंगे, वापस ले आएंगे, सजा सुना देंगे उनको, देश के अंदर केस चलेगा उनके खिलाफ। लॉयर तो हैं ही आप, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में हम क्योंकि लॉयर हैं और कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, तो हमें पता रहता है क्या चल रहा है देश के अंदर। तो अभी जो चल रहा है वो दिख रहा है, जम्मू? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हरियाणा बिल्कुल दिख रहा है। प्रत्याशित लगा? बिल्कुल। शॉकिंग था? नहीं, शॉकिंग था, क्योंकि देखिए जितने भी मीडिया हाउसेस थे, सबने जो एग्जिट पोल दिया वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी के खिलाफ था जो सत्तारूढ़ी पार्टी है। और फिर यही चल रहा है देश के अंदर, हर बार इलेक्शन में होता है, इलेक्शन होता है, अगर किसी के फेवर में आ जाता है तो ये बोला जाता है कि सब कुछ ठीक है, नहीं फेवर में आता तो ईवीएम पे और पूरे प्रोसीजर पे उंगली उठाई जाती है। अब ये तो देश की जनता का मैंडेट है, किसी ना किसी को तो मिलेगा। तो किसी पार्टी के फेवर में या ना बोल करके जो मैंडेट है उसके हिसाब से सरकार बनेगी और वो चलाएंगे सरकार को। बिल्कुल। अक्सर देखिए, आप या हम कुछ किसी को बोल देते हैं तो मानी हानि हो गई या कुछ हो गया, लेकिन पॉलिटिशियन जो बयान बड़े बड़े देते हैं, मेरा ये कहना है कि क्या आप कानूनों में ऐसा बदलाव होना चाहिए कि ये जो बयान दे रहे हैं इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, वरना इस कानून के तहत आपको सजा हो? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी सरकारें बन रही हैं कहीं ना कहीं वो फ्री बीज बांट रही हैं, फ्री की चीज़ें बांट देती हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं वोट लेने के लिए। और डेफिनेटली मतलब कानून इसके ऊपर होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिटिशियन सत्ता में आ रहा है कोई वादे करके और वो वादों को पूरा नहीं करता है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं वो चीटिंग कर रहा है। अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है ऐसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी रेट पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन पे डिसीजन आना भी पेंडिंग है। फ्रीबीज के लिए तो चल ही रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, जहाँ पर ये डिसाइड होना है कि क्या ये सत्ता में आने के लिए जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, क्या ये ठीक है? तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कोई ना कोई इसके ऊपर जरूर कानून बनेगा। आप तमाम ऐसे केसेस भी देख रहे होंगे जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हों। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कंट्रोवर्शियल है। तो मैंने पहले ही बोला कि प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं कुछ ऐसे केसेस हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करे गए हैं और ऑलरेडी सीबीआई प्रॉब उनके अंदर हो चुका है। ऐसे तमाम अभी हमारे आसपास गेस्ट आए, उनसे बातचीत हुई हम लोग की। कुछ लोगों ने अवैध चीज़ें हटाने के लिए अभियान छेड़ रखा है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि अवैध है ये चीज़? कोई भी चीज़ जो अगर कोई एक रूल्स के बाहर जा कर के तैयार की गई है, अवैध स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक लैंड है, अब लैंड वो गवर्नमेंट से बिलोंग करती है और उस लैंड के ऊपर कोई अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, तो वो अवैध स्ट्रक्चर है, उसको बनना ही नहीं चाहिए था पहली चीज़ तो। नहीं, मान लीजिए जैसे देश में वक्फ बोर्ड भी है, वो दावा कर देता है कि हमारी ज़मीन है। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर देखिए दावे तो वो सारी ज़मीनों पे कर रहे हैं। अभी एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि थोड़े दिनों बाद तो ये बोल दोगे हमारी हाई कोर्ट भी आपकी ज़मीन पे ही बना हुआ है, क्योंकि वो कानून बनाया ही इसलिए इस तरीके से गया है।
तो और इसीलिए अब उसका संशोधन की बात चल रही है कि इस पे संशोधन होना चाहिए। आप देखिए ना, हमारे देश के अंदर रेलवे से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। कैसे आ गई, कहाँ से बन गई? क्योंकि वो कानून को बनाया इस तरीके से गया कि जो ज़मीन ये लिख देंगे वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाएगी। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहा तो एक दिन पूरा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। जरूरी है संशोधन होना जरूरी है, और नए कहीं ना कानून कहीं आने नया जरूरी है। इसके ऊपर अमेंडमेंट आने की बहुत ज़रूरत है। और सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी स्टेप ले चुकी है, आपको मालूम पड़ गया होगा, न्यूज़ में भी पूरा चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ज़रूर इसमें संशोधन आएगा, और होना भी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा चलता रहा तो फिर हिंदुओं के लिए भी बन जाएगा, वो सारी ज़मीन वक्फ और हिंदुओं के मंदिरों में चली जाएगी, लोग कहाँ रहेंगे। और अगर कोई ज़मीन है तो उसके अंदर लोग रहे ना, अगर ज़मीन कोई है तो बिल्कुल। किस लिए ज़मीन होती, किस लिए है? उसको सरकार का एक पूरा प्रोसीजर है, जो खाली ज़मीन होती है वो देखती है किसको शहरीकरण करना है, किस पे क्या बनना है, कौन सी एग्रीकल्चर रहनी है। अगर ऐसे चलता रहा तो सारी ज़मीनें ही ख़त्म हो जाएंगी। योगेश जी, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे से आपने जानकारी तमाम धाराओं को लेकर दी, और आगे उम्मीद यही करेंगे कि बातचीत हमारी और भी अभी जारी रहेंगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत आगे होती रहेगी। फिलहाल के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लॉयर योगेश अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों को लेकर बातें की हैं जो कि आम जनता को पता नहीं होती हैं, कि अगर मुझसे ये गलती हो गई है तो इसमें ये अगर धारा लग रही है तो इससे छूटा कैसा जाए। बेलेबल, नॉन बेलेबल, तमाम ऐसे मुद्दों को बताया है उन्होंने, जो कि आपके काम की है। आपने पैसा उधार दे रखा है तो वापस कैसे लेना है, आप कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको वहां से कैरी बैग कैसे लेना है, ये सब उन्होंने बाकायदा बताया। इसके अलावा बोर्ड और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत यहां पर की है। फिलहाल वो आगे भी जुड़ते रहेंगे आपके साथ, ऐसी ही देश के कानूनों को लेकर उनसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आप लोग इस पूरे बातचीत को देखने के बाद क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।